हेलो दोस्तों, मैं रामफेर प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पे। दोस्तों, आज का आगाज़ होता है एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में आज हम एक एक करके सीखेंगे तथा जितने भी डाउट हैं आज वो डाउट क्लियर हो जाएंगे तथा जिनको भी यह टॉपिक पहले से आती होगी तथा जिनको नहीं आती होगी दोनों के लिए भी बेहद हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आते ही रहते हैं। तो बिल्कुल वीडियो की स्किप नहीं करना है, एकदम लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है, इसको कब अपनाया गया था? तो नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, यानी कि इसको स्वीकृति दिया गया था। एक हमारा क्या होगा, एक जो कि राष्ट्रीय ध्वज है इस रूप में पहचाना जाएगा। तो 2002 में एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता आती है जिसके अनुसार नागरिक जो कि निजी शिक्षा अपने निजी संस्थानों पर भी ध्वज को फहरा सकते हैं तथा इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ नियम और प्रावधान किए गए हैं, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का नियम तथा तरीका बताया गया है। 1 मिनट साथ रहिएगा, बता रहा हूं आपको, देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम ये है कि राष्ट्रीय ध्वज आप जब भी फहराएं तो इससे यानी कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई भी अपना निशान यानी पताका या फिर धार्मिक चिन्ह यानी धार्मिक झंडा आप इससे ऊंचा कभी भी नहीं फहरा सकते हैं तथा झंडे को फहराते समय यानी कि जब ऊपर ले जाया जाता है तो इसको तेज़ी से ले जाया जाए तथा तेज़ी से फहराया जाए तथा जब इसे नीचे उतारा जाए तो सम्मानपूर्वक धीरे धीरे नीचे उतारा जाए तथा झुका हुआ झंडा कभी नहीं फहराया जाता है। जो राष्ट्रीय शोक अवसर होता है उसी समय जो कि झंडे को झुका हुआ किया जाता है। तो और सारे हैं, जैसे कि फटा हुआ झंडा कभी भी हमको नहीं फहराना चाहिए। यदि झंडा फटा हुआ है तो उसे किसी स्थान पे जाके वहाँ उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। तो देखिएगा झंडा, ये आपका झंडा है। तो झंडे का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है 2:3 के होता है, यानी कि जो चौड़ाई होती है, जो ब्रीथ है ये 2 में होगा और जो लेंथ होगी 3 में होगा। यदि आपसे हम कहें कि आपको 4 मीटर चौड़ाई का अगर जो कि झंडा बनाना है तो उसकी लंबाई हो जाएगी 6 मीटर। तो इसका जो लाल है रंग, यानी कि जो हमारा झंडा है 3 रंगों से मिलकर बना है, लाल, सफ़ेद और हरा। जो लाल है किसका द्योतक है, यानी कि जो शौर्य, जागृति, त्याग का द्योतक है वो है लाल। वाइट क्या है, यह सत्य और पवित्रता को बताता है तथा जो ग्रीन है ये हमारे जीवन में की जो समृद्धि है उसको इंगित करती है। जो इसके बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र बना होता है जो कहता है कि हम धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को तरक्की की तरफ ले जाएं तथा देश को गौरवपूर्ण बनाएं। आगे देखेंगे तो जो झंडे है यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने बनाया है, जो आंध्र प्रदेश के निवासी थे। तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के चरण यानी कि जो वास्तविक रूप में हम आज झंडा देखते हैं, ये झंडा वास्तव में ऐसा नहीं था। ये कई चरणों में सुधरते सुधरते आज के स्थिति में आया है। तो देखते हैं कि सबसे पहले झंडा कैसे था और कब फहराया गया था, किसने फहराया था। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइम झंडा जो फहराया गया था 7 अगस्त सन 1906 ईस्वी को पहली बार झंडा फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? कलकत्ता में। और किस स्थान पर फहराया गया था? पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था, कब फहराया गया था? 7 अगस्त सन 1906 ईस्वी को कलकत्ता में पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। यदि जो हमारा फर्स्ट झंडा है उसको प्रारूप को देखेंगे तो इसमें भी वही रेशियो अगर पूछा जाए तो 2:3 ही होगा तथा इसमें 3 कलर थे। एक कलर है हरा, बीच में रहता है पीला और नीचे रहता है लाल
3 कलर है, तथा ऊपर जो कलर आप देख रहे हैं इसमें 8 कमल बने हुए होते हैं, तथा जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी कि जो पीला वाला हिस्सा होता है इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, और जो नीचे का लाल वाला हिस्सा था इसमें सूर्य और चाँद बना हुआ था। तो अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिएगा, ये हमारा 1906 का नेशनल फ्लैग है, जैसा कि मैं अभी अभी बताया हूँ। देखिए बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे इसमें 8 कमल बना हुआ था, और एक चाँद बना हुआ है, ये चाँद है आपका, और यहाँ पर सन बना हुआ है। आगे देखते हैं दूसरी बार क्या होता है, यानी कि 1906 के बाद में कब फहराया जाता है। सन 1907 ईस्वी में, दूसरी बार सन 1907 ईस्वी में फहराया जाता है। मैडम भीकाजी कामा ने तथा इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जर्मनी में फहराया गया था। तो जो 1907 का जो फ्लैग था इसमें थोड़ा सा अंतर हुआ था कलर में, जो कि अंतर ये हुआ था कि जो ऊपर हरा था वो नीचे आ गया, तथा नीचे का जो लाल था ऊपर चला गया। तो इसमें पीला यथास्थिति में था, यानी कि बीच में था, तथा इसमें भी वंदे मातरम बीच में लिखा हुआ था, तथा ऊपर इसमें क्या हो जाता है, जो ऊपर लाल वाला हिस्सा इसमें हो जाता है, इसमें 1 कमल रहता है, तथा सप्तऋषि तारे, यानी कि इसमें 7 तारे होते हैं जिसे सप्तऋषि तारे कहा जाता है। तथा नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ सूर्य और चाँद तथा तारा हुआ था, यानी कि बना हुआ था। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा ये 1907 का हमारा फ्लैग था, जो कि ऐसा था, यानी कि बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। हालांकि यहाँ पर आपको कमल नहीं दिख रहा है, एक यहाँ पर एक कमल होगा और 7 सप्तऋषि तारे होंगे, सब मिला के 8 हो जाते हैं, और यहाँ पर एक सन हुआ था, और इसमें चाँद तथा तारे दोनों थे, इसमें केवल चाँद था। आप 1906 का देखेंगे केवल चाँद था। तो देखेंगे आगे चलते हैं। तीसरी बार कब फहराया गया था, सन 1917 ईस्वी में तीसरी बार फहराया जाता है। किसके द्वारा फहराया जाता है, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे फहराया जाता है। इसको देखेंगे तो थोड़ा से डिजाइन इसका ब्रिटेन की तरह दिखती है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अगर देखा जाए तो 5 लाल धारियाँ होती हैं तथा 4 हरी धारी होती है। इसमें 7 तारे होते हैं, ये आपके 7 तारे दिख रहे होंगे, और इसमें एक चाँद तथा तारा बना होता है। और इसकी बात किया जाए तो इसे कहते हैं यूनियन जैक कहते हैं, और 7 स्टार आपको बताया मैंने। और यहाँ पर जो मून है इसे कहते हैं हाफ मून। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। ये तो 1907 का हो गया, ये रहा आपका 1917 का फ्लैग। देखें यहाँ पर हाफ मून है, ठीक है। ये क्या था, ये अब क्या हो गया, यूनियन जैक, और 7 तारे आपको दिख रहे होंगे, और इसमें जो कि 5 लाल धारियाँ और 4 हरी धारियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ये हमारा तीसरा चरण था झंडे का, यानी कि सन 1917 में हमारा जो झंडा फहराया जा रहा था, यानी हमारे द्वारा जो अपनाया जा रहा था ऐसा था, और 1907 ईस्वी में आप ऐसे थे, यानी कि हमारा जो झंडा था बीच में पीला, नीचे हरा और ऊपर लाल कलर का था। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में पीला, नीचे लाल, ऊपर जो कि हरा था, जिसमें 7 कमल तथा नीचे वाले में तारा तथा चाँद था। तो आगे देखते हैं चौथे चरण में अगर बात की जाए, चौथे चरण में क्या होता है कि जो चौथा चरण होता है सन 1921 ईस्वी में, यानी कि 4 साल बाद, यानी कि 1917 में फहराया गया था एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद में 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में फहराया जाता है, जो आंध्र प्रदेश में फहराया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति आता है तथा वो 2 रंग का झंडा लेके आता है, जो लाल तथा हरा था। वो कहता है कि इसमें जो लाल है और तथा हरा रंग है ये हमारे समुदाय को व्यक्त करता है, यानी कि वो बहुमूल्य यहाँ पर अधिक संख्या में जो बहुल समुदाय था हमारा हिंदू और मुस्लिम था, तो उसने कहा ये हिंदू और मुस्लिम को
प्रदर्शित करता है, जबकि गांधी जी ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पर अभी हमारा कुछ समाज छूट जा रहा है। तो गांधी जी ने इसमें सफ़ेद ऐड कर दिया, ये ऊपर वाला हिस्सा सफ़ेद हो गया। यानी गांधी जी ने कहा कि इसमें अन्य समुदाय आ जाते हैं जो छूट रहे थे, तथा लाल तथा हरा जो हिंदू तथा मुस्लिम को प्रदर्शित करता है। इसमें चरखा बना हुआ था, यानी कि 1921 की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा जो नेशनल फ्लैग था इस रूप में आप देख सकते हैं। फिर 5वां चरण आ जाता है। 5वां चरण में क्या होता है, हमारे झंडे में कैसा बदलाव होता है, तो आप देख पा रहे होंगे 5वां चरण सन 1931 में यानी कि चेंज होता है हमारा फ्लैग। इसमें राष्ट्रीय ध्वज अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित होता है। 1931 में क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया होता है इसे अपनाने के लिए। और इसको किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। कौन बनाया था, पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। इसमें क्या होता है, केसरिया रंग ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद होता है, हरा नीचे होता है, बीच में चरखा होता है। यथास्थिति आज की है, बस केवल क्या है कि जो इसमें चरखा है, यानी कि 1931 के जो नेशनल फ्लैग था उसमें चरखा था। आज के समय में नीली कलर के 24 तीलियों वाला चक्र है। इसमें बस केवल इतना अंतर हो गया है, और जो कि कलर का जो कि सेम स्थिति बनी हुई है आज भी। तो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था 1931 में। बस जो वास्तविक रूप से आज में अब हम लोग देखते हैं उसमें केवल चरखे को हटा दिया गया है, और कलर जो 1931 का था यथास्थिति में बना हुआ है। छठा चरण जो है ये हम लोग वर्तमान में यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको चौथे चरण में जो नेशनल फ्लैग था तो मैं उसको दिखाना चाहूँगा। ये रहा आपका 1906 ईस्वी में हम लोग देखे थे। 1906 में यानी कि बीच में जो कि कैसा था, पीला था, ऊपर 7-8 कमल थे, नीचे सन और चाँद था। फिर 1907 ईस्वी में आ जाते हैं तो देखते हैं कि जो कि इसको ऊपर एक कमल रहेगा, 7 सप्तऋषि तारे रहेंगे, तथा वंदे मातरम बीच में लिखा हुआ था, और चाँद तारा और सन था। फिर आगे आ जाते हैं तो इसमें हाफ मून है, और इसमें 7 तारे थे। ये यूनियन जैक था, 5 लाल धारियाँ 4 हरी धारियाँ थी। 1921 की बात करते हैं तो जो व्यक्ति आया था आंध्र प्रदेश में, यानी वहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा नहीं कि लाल था हरा ही नहीं रहेगा, इसमें आप समाज छोड़ रहे हैं, जिसमें सिख समुदाय और भी समुदाय थे छूट रहे हैं, उसको सफ़ेद में कवर कर लिया गया तथा झंडे को इस रूप में प्रदर्शित किया गया 1921 में। फिर 1931 ईस्वी में जो हमारा वास्तविक रूप से देखा जाए तो केसरिया बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरा रंग हो जाता है, तथा बीच में चरखा रहता है। वास्तविक रूप से आज का जो झंडा है ऐसा है। तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को अपना लिया गया था। तो अब लोग हमारा जो कि राष्ट्रीय ध्वज कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ है, आप लोग को मालूम होगा कि अशोक स्तंभ वाराणसी के सारनाथ स्थान पर बना हुआ है। जिसमें क्या होता है, अगर इसकी अपनाने यानी कि स्वीकृति की बात करें तो इसे 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया है, यानी कि 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया है। वास्तव में इसमें अगर आप देखेंगे, इमेज मैंने बनाया है, हालांकि इसमें आपको इमेज में केवल 3 ये लायन है, शेर हैं, आपको 3 मुख वाले लायन दिखेंगे, लेकिन में इसमें 4 जो कि लायन होते हैं जो पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े होते हैं। तो इसमें हमको केवल 3 ही दिखाई देते हैं, वास्तव में 4 होते हैं। और अगर इसकी बात किया जाए तो इसके दाएं भाग में यहाँ पर सांड है, एक दाएं हिस्से में सांड होता है, बाएं हिस्से में एक घोड़ा होता है, तथा इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है जो देवनागरी लिपि में लिखा होता है। तथा मुंड इसे कहाँ से लिया गया है, यानी सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद आप बताएंगे, तथा इसे किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। वास्तव में कितने लाइन होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन हमको दिखाई कितने देते हैं, केवल 3 दिखाई देते हैं। अपनाने की बात की जाए तो कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया, तथा इसे वाराणसी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में।
आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर हेडिंग आपको दिखाई देगी क्या, राष्ट्रीय गान, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके बारे में हमको सीखना है। राष्ट्रीय गान क्या होता है आपको पता है, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो आपको पता भी होगा कि किसने लिखा है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और एक बात, रोचक बात यह है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत लिखा है, जो अमार सोनार बांग्ला करके है, अमार सोनार बांग्ला करके है। अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें तो इसमें कुल 13 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 13 लाइनें हैं। और अगर इसके गाने की बात किया जाए, यानी कि कितने समय में इसका जो कि गायन किया जाता है, तो 52 सेकंड में किया जाता है। परंतु कुछ अवसरों पे इसे संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में भी गाया जाता है। अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तो फर्स्ट टाइम इसे कब गाया गया था, यानी राष्ट्रगान का सबसे पहले जो कि गायन कहाँ हुआ था, कैसे सामने आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पर गाए जाने के बाद में सन 1912 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है। किसमें प्रकाशित होता है, एक पत्रिका होती है, तत्वबोधिनी पत्रिका होती है, उसमें ये छपती है। जब छपती है तो इसका शीर्षक होता है भारत भाग्य विधाता, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी जन गण मन अधिनायक, ये सन 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कलकत्ता में गाया जाता है फर्स्ट टाइम। उसके जस्ट एक साल बाद सन 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में यह छपती है तथा उसका शीर्षक होता है भारत भाग्य विधाता। अगर इसके अनुवाद की बात करें तो इसका अनुवाद हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही किया गया था, जो सन 1917 ईस्वी में किया जाता है। सन 1917 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे जो कि इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, जिसका शीर्षक होता है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। यानी कि आप लोग एक बार फिर से देखेंगे थोड़ा से, तो इसे लिखा है, यानी जनगण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रीय गान है। इसको गाया जाता है 52 सेकंड में, 13 लाइनें होती हैं। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम गाया जाता है। 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में छपती है, जो इसका शीर्षक होता है भाग्य विधाता। फिर उसके बाद में इसका 1917 में जो कि उन्हीं के द्वारा इसका जो कि इंग्लिश में अनुवाद कर दिया जाता है तथा उसका शीर्षक होता है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत हमारा होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम की बात करते हैं तो इसे 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया जाता है, यानी इसकी स्वीकृत किया जाता है। कितने जनवरी को, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को स्वीकृत किया जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, इनको दोनों नाम से जाना जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या चट्टोपाध्याय कहिए। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम, ये एक इन्होंने उपन्यास लिखा है। इनका ये उपन्यास होता है आनंद मठ। ये आनंद मठ से ही इसको लिया गया है वंदे मातरम को। तो ये आनंद मठ कब लिखा गया, यानी कि ये वंदे मातरम कब लिखा गया, सन 1874 ईस्वी में, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसे लिखा जाता है तथा इसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि जो हमारा वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत है कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे आनंद मठ। यानी आनंद मठ क्या है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जो 1874 ईस्वी में यानी चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है तथा इसका प्रकाशन 1882 में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आप फर्स्ट टाइम जो गाया जाता है सन 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1896 में, यानी कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होता है। सेम टू सेम राष्ट्रीय गान का भी होता है, सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है उसी के अंदर। तो 1896 ईस्वी में इसे अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। अगर पूछता है तो आप बता देंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि
कि 1896 ईस्वी की अध्यक्षता कौन कर रहा था जिस समय हमारा राष्ट्रीय जो कि गीत गाया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने गाया था। अगर इसकी गायन की बात करें तो इसके गाने का टाइम है 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड। और हमारा जो था राष्ट्रीय गान था उसको गाने का टाइम था क्या था 52 सेकेंड। और संक्षिप्त रूप में कब कितने समय में गाया जाता है? 20 सेकेंड में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे अरविंद घोष जी, जो 20 नवंबर सन 1909 को करते हैं। 1909 को करते हैं। जो राष्ट्रीय गान की जो कि अनुवाद होता है सन 1917 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही किया जाता है, बट इसमें लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने और उसको अनुवाद करते हैं अरविंद घोष जी 1909 में 20 नवंबर को। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आपको राष्ट्रीय पक्षी यानी कि हमारा जो नेशनल बर्ड है वो लिखा हुआ है। तो आपको पता ही होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या है? ये संरक्षित है। क्या है? संरक्षित है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टस है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या राष्ट्रीय पक्षी संरक्षित है तो कहेंगे हाँ संरक्षित है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो पाओ क्रिस्टस बताएंगे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय कैलेंडर दिख रहा होगा। क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है ये आज़ादी के बाद यानी कि 22 मार्च 1957 को अपनाया जाता है। 22 मार्च सन 1957 को अपनाया जाता है। यह किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अगर बात की जाए कि हमारे हिंदी महीने में जो कि नया साल कब स्टार्ट होता है तो चैत्र में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? चैत्र माह में स्टार्ट होता है। जो लीप वर्ष यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हमारे फ़ोन वगैरह में होता है और जो हम लोग यूज भी करते हैं हालांकि, तो उसमें देखा जाए तो जो लीप वर्ष होगा उसमें 21 मार्च को हो जाएगा और जो सामान्य वर्ष होगा 22 मार्च को होगा। अगर चैत्र महीने की बात करें तो एक देखिएगा चैत्र यानी कि 12 महीने की अगर हम बात करते हैं हिंदी में, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, ये होता है हमारा हिंदी में महीना होता है, जिसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको ये याद करना है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ये शक संवत पर आधारित है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखा जाए तो नया वर्ष स्टार्ट होता है 21 मार्च को यानी लीप वर्ष में, तथा 22 मार्च को स्टार्ट होता है सामान्य वर्ष में। आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है। क्या है? टाइगर है। तो इसका जो नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास कहते हैं। तथा इसका रंग की बात करें, कलर की बात करें तो पीले तथा कत्थई कलर का होता है, तथा इसके पैरों तथा जो पैर होता है तथा पेट होता है, और तथा इसका जो थोड़ा सा चेहरा का हिस्सा होता है ये कैसा होता है? सफ़ेद होता है और कत्थई और पीले रंग की धारियाँ होती हैं इसके पीठ वगैरह पे। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आने के बाद 1 साल बाद 1973 ईस्वी में आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके द्वारा हमारे यानी कि राष्ट्रीय बाघ को संरक्षित कर दिया जाता है। अगर बात करूं तो हमारे विश्व में लगभग कुल मिला के लगभग 9000 टाइगर हैं। विश्व में 9000 हैं, जिसमें से भारत में लगभग 7000 टाइगर केवल भारत में हैं। तो ये लगभग विलुप्ति की तरफ है। अगर मैं बात करूं तो 9 प्रजाति है, 9 प्रजाति में से 3 प्रजाति विलुप्त हो गई है, 7 प्रजाति बची हुई है टाइगर की। देखे जाए राष्ट्रीय खेल की, यानी राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है। क्या है हमारा राष्ट्रीय खेल? हॉकी है। क्यों हॉकी होता है? क्योंकि सन 1928 में ब्रिटिश काल में हमारे देश के जो प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने जो कि 1928 में
यानी कि जो कि हॉकी में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। उसके कारण हमारी प्रसिद्धि बढ़ी, जिसके कारण हम लोग अपने खेल के रूप में किसे अपनाते हैं, राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को अपनाते हैं। भारत अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत तथा 3 कांस्य जीत चुका है। यानी अगर करंट की बात करें तो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें भारत ने जर्मनी को 3-2 से हरा के कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो 1928 ईस्वी में सबसे पहले मतलब कि गोल्ड जीतता है भारत। फिर 1932 में, 1936 में, 1948 में, देखिएगा 1932 में, 1928 में भारत जीतता है। फिर 1932 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, फिर 1964 में, 1980 में गोल्ड मेडल जीतता है। फिर 1960 ईस्वी में भारत रजत जीतता है। इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान जीत जाता है, भारत को हरा देता है। और इसके पहले भी जो 1964 था उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। फिर 1980 आता है 64 के बाद में, इसमें जो कि इसमें भी यानी 1956 में भारत ने पाकिस्तान को हराता है। फिर 1964 में, ऐसे करके देख लीजिएगा आप लोग, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो भारत 8 स्वर्ण जीता है और 1 रजत जीता है और 3 कांस्य जीता है, हमको इतना याद करना है। और देखेंगे आप ओलंपिक स्टार्ट कब होता है, 1908 लंदन से स्टार्ट होता है। आप लोग एक बार तुरंत रिवाइज कर लीजिए 1 मिनट में। देखिएगा नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारा, यानी ध्वज की बात करें, झंडे की बात करें, इसे कब अपनाया गया, 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता कब आती है, तो आप बताएंगे कि भारतीय ध्वज संहिता सन 1902 ईस्वी में सन 2002 में आती है। इसमें यानी कि नागरिक निजी शिक्षण संस्थानों पर ध्वज को फहरा सकते हैं। फिर देखिएगा इसका जो झंडा होता है इसका रेशियो 2:3 का होता है। इसमें लाल तथा क्या होता है, वाइट ग्रीन होता है। जो लाल होता है सौर जागृति तथा त्याग का प्रतीक होता है। जो वाइट होता है सत्य पवित्रता का प्रतीक होता है। जो ग्रीन होता है जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। जो 24 तिलियाँ होती हैं ये नीली कलर की होती हैं और ये धर्म के चक्र यानी धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर भारत को एक देश को तरक्की की तरफ बढ़ाना हमारा मूल कर्तव्य हो जाता है। किसने बनाया है, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है किसने बनाया है, तो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के चरण की बात करें, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है सन 1906 ईस्वी यानी 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पारसी बागान चौक पर, कहाँ फहराया जाता है, पारसी बागान चौक पर फहराया जाता है। इसमें क्या होता है, बीच में पीला रंग होता है, ऊपर हरा होता है, नीचे लाल होता है, बीच में वंदे मातरम लिखा होता है, 8 कमल ऊपर होते हैं, 1 सूर्य तथा चांद नीचे लाल कलर में होते हैं। सेकेंड टाइम में बात करेंगे यानी दूसरी बात कब फहराया जाता है, जस्ट 1 साल बाद 1907 ईस्वी में जर्मनी में फहराया जाता है। मैडम भीखा जी कामा द्वारा तथा इनके कार्यकर्ताओं द्वारा फहराया जाता है। इसमें क्या होता है, 1 कमल होता है, 7 सप्तऋषि होते हैं और इसमें पीला रंग बीच में होता है। इसमें भी सत्यमेव जयते बीच में लिखा होता है तथा इसमें रंग अपोजिट हो जाता है और नीचे हरा हो जाता है, जिसमें चाँद तथा तारा हो जाता है और सूर्य हो जाता है। तीसरे चरण में देखेंगे तो एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने 3rd टाइम यानी कि 1917 ईस्वी में फहराते हैं और इसमें 7 स्टार होते हैं, आप देख रहे होंगे 7 स्टार हैं और मैंने दिखाया भी था फ़ोन में। इसमें और क्या है, हाफ मून है, इसे कहते हैं यूनियन जैक कहते हैं, ठीक है। ये 5 लाल धारियाँ होती हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, 5 लाल धारियाँ होती हैं, 4 धारी जो कि हरी होती है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे पढ़ा था कि चौथे यानी कि 4th टाइम क्या हो जाता है, यानी चौथी बार 1921 ईस्वी में हमारा जो कि झंडा फहराया जाता है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में फहराया जाता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो 2 रंग के झंडा लेकर आता है, लेकिन गांधी जी उसको कहते हैं नहीं, लाल हरा के अलावा एक सफ़ेद रंग जोड़ना चाहिए जो अन्य समुदाय को व्यक्त करे। फिर उसके बाद 1931 ईस्वी में 5वें टाइम में यानी कि देखा जाए तो लास्ट चरण था और 1931 में जो राष्ट्रीय ध्वज है पिंगली वेंकैया जी ने बनाया, जिसमें केसरिया सफ़ेद तथा हरा बीच में चरखा था। वर्तमान स्थिति में चरखे की जगह केवल चक्र आ जाता है।
और अशोक स्तंभ की बात करें, ये सारनाथ वाराणसी में है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। वास्तव में 4 लायन होते हैं, यानी 4 शेर होते हैं जो पीठ से पीठ सटाए हुए होते हैं, लेकिन हमको कितना दिखते हैं, केवल 3 दिखते हैं। और इसके नीचे यानी दाएं भाग में अगर बात करेंगे एक सांड होता है, बाएं भाग में एक घोड़ा होता है तथा इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है जो देवनागरी लिपि में लिखा होता है तथा इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? जनगण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रीय गीत लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसमें कितनी लाइनें होती हैं? 13 लाइनें होती हैं। गायन समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है तथा इसे यानी कि अगर बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। अगर इसकी गान की बात अभी करें हम बताए भी हैं कि 52 सेकंड होता है, बल्कि कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में भी गा दिया जाता है। और इसे फर्स्ट टाइम कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गया था। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छपती है जिसका शीर्षक होता है भाग्य विधाता। 1917 ईस्वी में यानी कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है जिसका शीर्षक होता है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है। इसे अपनाने की बात अगर कहें तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो आप बताइए 26 जनवरी को क्या अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? याद है क्या अपनाया गया? अशोक स्तंभ। यही तो था, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। भूल जाते हैं बहुत जल्दी। देखेंगे फिर 1896 में, जो कि 1896 में पहली बार इसे गाया जाता है कलकत्ता के अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह मोहम्मद सायानी द्वारा किया जाता है। गायन समय की बात करेंगे तो 55 सेकंड होता है जिसे कह सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड। इसकी इंग्लिश में अनुवाद करने की बात करेंगे तो इसका इंग्लिश अनुवाद अरविंद घोष द्वारा जो कि किया गया है 20 नवंबर 1909 में। राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है। पाओ क्रिस्टस उसका वैज्ञानिक नाम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत यह संरक्षित है। राष्ट्रीय कैलेंडर यानी शक समय पर आधारित है जो कि 22 मार्च 1957 ईस्वी को स्वीकार किया